नमस्कार स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट सेशन में सन 1968 की शिक्षा नीति के बारे में अध्ययन किया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 था, उसको हमने जो गलतियां रह गई थी और जिस क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता थी, उनको हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पूरा किया। और शिक्षा एक ऐसा अंग है जो सतत चलता रहता है, लगातार चलता है और विकासशील प्रक्रिया है, तथा उसका जो क्षेत्र है वो एक व्यापक विस्तृत है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को स्पष्ट व कायम रखने के लिए तथा अपनी चुनौतियों को सामना करने के लिए, राष्ट्रीय जीवन के संवर्धन के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली को विकसित करता है। उसी प्रकार हमारे भारत देश में भी उसी प्रणाली को विकसित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण कदम था तथा इस पर अमल होना भी शुरू किया गया। कई प्रांतों ने अपने अपने ढंग से 10+2+3 शिक्षा की संरचना भी लागू की गई। इसके बाद त्रिभाषा सूत्र भी सन 1968 में लागू किया गया। कई प्रांतों में कृषि, व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, वैज्ञानिक शोधों के लिए विशेष प्रावधान भी किए जाने लगे थे। प्राय इन सभी प्रांतों में परीक्षा प्रणाली में सुधार की भी प्रक्रिया शुरू हो गई थी तथा आधुनिकीकरण के नाम पर विज्ञान, गणित की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई तथा शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कदम उठाए जाने लगे। किंतु 1977 में केंद्र में जनता सरकार आई तथा 10+2+3 की शिक्षा संरचना के स्थान पर 8+4+3 शिक्षा संरचना का विचार प्रस्तुत किया, जिनके परिणाम स्वरूप कुछ शिक्षाविदों व सांसदों के सहयोग से तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रताप चंद्र चंदर ने एक नई शिक्षा नीति सन 1979 की घोषणा कर दी। इसे अभी लागू नहीं किया गया कि 1980 में केंद्र में पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुपालन पर फिर दोबारा से जोर दिया जाने लगा। परंतु इसी बीच इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर हर क्षेत्र में आंदोलनकारी कदम उठाए जाने लगे तथा शिक्षा के पुनर्निरीक्षण व पुनर्गठन प्रक्रिया में तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराकर शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नाम से अगस्त 1983 में प्रकाशित किया गया, जिसमें भारतीय शिक्षा की 1951 से 1983 तक प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण, उनकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण करते हुए उनके गुण व दोष सम्यक विवेचन किया गया है। सरकार के इस दस्तावेज पर विश्वव्यापी बहस शुरू हो गई तथा सभी प्रांतों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त किए जाने लगे। केंद्रीय सरकार ने इन सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की तथा संसद के बजट सत्र 1986 में इसे प्रस्तुत किया गया तथा संसद में प्रस्तुत करने के बाद मई 1986 में इसे पास कर दिया गया। इस नीति की घोषणा के कुछ माह बाद इसकी कार्य योजना नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। यह भारत की एक
ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति का दस्तावेज किया गया। इसके क्रियान्वयन की पूरी योजना भी प्रस्तुत की गई तथा साथ ही इसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जाने लगे। अब देखिए, जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था उस दस्तावेज में कुल 11 या 12 भाग बनाए गए थे। उन 11 या 12 भागों को अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया और उन पर अमल करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो दस्तावेज है वो कितने भागों में बांटा गया है? 11 या 12 भागों में। तो सबसे पहला जो दस्तावेज था वो था शिक्षा का सार। देखिए, इस भाग में यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा वास्तव में सभी के लिए उपयोगी है। यह बहुमुखी विकास पर आधारित है। शिक्षा से अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तर एवं मानव शक्ति का विकास होता है। यह वही आधार है जिस पर शोध व विकास की उन्नति होती है तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की अंतिम गारंटी शिक्षा के द्वारा ही हमें मिलती है। शिक्षा का एक कार्य संस्कृति संक्रमण है, अर्थात हम अपनी संस्कृति को भी शिक्षा के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, उसे बनाए रख सकते हैं। यह उन संवेदनशीलताओं व प्रत्यक्षीकरण का परिष्कार करती है जो राष्ट्रीय समंजन, वैज्ञानिक स्वभाव, मन एवं आत्मा की स्वतंत्रता को संभव बनाते हैं। इस प्रकार संविधान में निहित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता व प्रजातंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति सुगम हो जाती है। अब इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का आशय किसी निश्चित स्तर तक जाति, पंथ, स्थान, लिंग के भेदभाव के बिना सभी विद्यार्थियों की एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच हो। अतः इस भाग में शिक्षा के लिए सभी सुलभ बनाने हेतु शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्य मानते हुए इसे एक ऐसा आर्थिक निवेश कहा गया जो समाज एवं व्यक्तियों के वर्तमान तथा भविष्य दोनों का निर्माण करता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा का एक समान शैक्षिक संरचना पर विचार करती है। जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो पूरी कैसी हो रही? पूरे देश में एक समान होनी चाहिए, जिसमें समानता का अधिकार होना चाहिए, सभी के लिए सुलभ शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए तथा यह प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए, जिससे समान मूल सहित अन्य घटक भी इसमें शामिल होने चाहिए। इसके साथ ही उभयनिष्ठ अंश भी इसमें निहित होगा, जिसमें भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व, राष्ट्रीय पहचान आदि की विषय वस्तु भी इसमें समाहित की जा सके। ये सभी तत्व सीमाओं से परे होंगे तथा इसके निर्माण के प्रकार किया जाएगा। इस प्रकार किया जाएगा कि भारत की उभयनिष्ठ सांस्कृतिक धरोहर, प्रजातंत्र, समतावादी, धर्मनिरपेक्षता आदि जैसे मूल्य, विभिन्न लोगों के लिंगों में समानता, पर्यावरण की रक्षा, सामाजिक बाधाओं की समाप्ति, छोटे परिवारों के मानक के स्वीकृतीकरण एवं वैज्ञानिक स्वभाव के विकास को बढ़ावा मिल सके। अतः शिक्षा के द्वारा हम अपने देश के जो एकता के सूत्रों में बांधने वाली इकाइयां हैं उनको हम एक रूप में बांट सकते हैं। जैसे उनमें चाहे सांस्कृतिक धरोहर हो, प्रजातंत्र हो, समतावादिता हो, धर्मनिरपेक्षता हो, मूल्य हों,
समानता हो या फिर पर्यावरण की रक्षा हो, सामाजिक बाधाओं की समाप्ति करनी हो, इन सभी को हम जब हमारे भारत देश में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली लागू होगी तो हम इसे आसानी से मिटा सकते हैं। अतः इसके लिए जो थर्ड पॉइंट है अब इसका समानता के लिए शिक्षा। नई शिक्षा नीति में वर्तमान समय में पाई जाने वाली शैक्षिक असमानताओं को दूर करने तथा समान अवसरों से वंचित व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर ध्यान देकर समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा तथा स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए स्त्रियों में निरक्षरता को समाप्त करने तथा उनकी प्रारंभिक शिक्षा तक उनकी पहुंच व शिक्षा प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे इसमें जो बाधाएं या फिर उनको जो अवसर प्रदान किए जा रहे हैं उनको किस प्रकार से अवसर प्रदान कर सकते हैं हम। जैसे पहला इसमें सामाजिक विषमताओं को दूर रखते हुए अब तक के वंचित लोगों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। अतः सबसे पहला क्या है कि जो सामाजिक विषमता है उस पर ध्यान न देकर सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सेकंड पॉइंट है इसमें महिलाओं को सशक्त सामर्थ्यवान बनाने हेतु उन पर विशेष ध्यान देकर सार्थक शिक्षा प्रदान करना। इसमें महिला शिक्षा पर जोर दिया जाना। इसके बाद विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक, तकनीकी व व्यवसाय से संबंधित शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता पर प्रमुख बल देना। अब जैसे कोई भी व्यवसाय है या फिर तकनीकी आदि, इन सभी में जो सहभागिता है उन पर महिलाओं को पूर्ण रूप से उनका सहयोग प्राप्त करना। अनुसूचित जातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्धन परिवारों को अनिवार्य शिक्षा का प्रोत्साहन, विशेष छात्रवृत्तियाँ, नियमित निरीक्षण, इन जातियों के व्यक्तियों को शिक्षक बनाना, छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि प्रकार की योजनाओं का संचालन करना। इसके बाद पांचवा पॉइंट है अनुसूचित जनजातियों के बालकों की शिक्षा के लिए आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलना। एसटी बच्चों के लिए जनजाति संस्कृति व भाषा का संरक्षण, आदिवासियों को शिक्षक बनाना, आश्रम तथा आवासीय विद्यालय स्थापित करना, शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना, विशेष उपचारात्मक पाठ्यक्रम, आंगनवाड़ी व औपचारिक शिक्षा केंद्र खोलना, आदिवासियों की सृजनात्मक प्रतिभा का विकास करना आदि इस प्रकार के कार्यक्रम संपन्न कराए जाएंगे। अब इसके बाद आता है विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। इसमें देखिए इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पूर्व बाल्यकाल देखभाल व शिक्षण, दूसरा प्राथमिक शिक्षा और तीसरा माध्यमिक शिक्षा। तो इसमें सबसे पहले पूर्व बाल्यकाल देखभाल व शिक्षण। इसमें देखिए शिक्षा की इस राष्ट्रीय नीति में शिशु के विकास एवं सर्वतोन्मुखी प्रगति को मान्यता दी गई है, अर्थात आहार, उसके स्वास्थ्य, उसका सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक, भावनात्मक आदि सभी प्रकार के
विकासों पर विशेष बल दिया गया है तथा उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, जिससे पूर्व प्राथमिक शिक्षा को समेकित करते हुए विद्यालयों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। साथ ही प्राथमिक शिक्षा को भी बाल केंद्रित बनाते हुए 14 वर्ष के सभी बालकों को विद्यालय भेजने का भी प्रबंध किया जाएगा। इस काल में औपचारिक विधियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा पढ़ने लिखने तथा गणित के बारे में शिक्षा भी नहीं दी जाएगी। शिशु की देखभाल व पूर्व प्राथमिक शिक्षा में पूर्ण समन्वय रखा जाएगा। इसे एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम से उपयुक्त रूप से समन्वित भी किया जाएगा। अतः जो हमारा जो पूर्व बाल्यकाल देखभाल शिक्षण है, इस पर प्रमुख रूप से अनौपचारिक शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और जो कठिन विषय हैं उनको न पढ़ाकर इसमें सामाजिक नैतिकता पर अधिक बल दिया गया है। इसके बाद अगला जो स्टेप है प्राथमिक शिक्षा। इस शिक्षा नीति में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सार्वजनिक नामांकन व नियमित शिक्षा प्राप्ति तथा शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर भी बल दिया जाएगा। इस स्तर पर बाल केंद्रित व क्रिया आधारित अधिगम प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के 2 पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन जो 2 पहलू कौन कौन से हैं? एक तो सार्वत्रिक प्रवेश, ये क्या है? 14 वर्ष तक की आयु तक के बालकों की सार्वत्रिक शिक्षा। दूसरा है शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा। इस राष्ट्रीय नीति में माध्यमिक शिक्षा अपनी विशिष्ट भूमिका में दिखाई देगी। माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के विभिन्न भूमिकाओं की जानकारी देना शुरू करती है। इस नीति के सुझावों के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की तीव्र गति से प्रगति करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा व उपयुक्त अवसर सुलभ कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में एक निश्चित प्रकार के पेस सेटिंग स्कूल व गति निर्धारित विद्यालय खोले जाएंगे। ये बालक में श्रेष्ठता की भावना का विकास करने के साथ साथ उनमें समानता, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की स्थापना करेंगे। इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के साथ साथ रहने का अवसर देकर राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहन भी मिलेगा तथा बच्चों की क्षमताओं का पूर्ण विकास होगा। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम के उत्प्रेरक बनेंगे। ये विद्यालय आवासीय व निःशुल्क होंगे। इसमें जैसे नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, ऐसे विद्यालय इस माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए उसमें अगला जो पॉइंट आता है उच्च शिक्षा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इसे इतना रिवाइज करना और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके उसमें बताना। ठीक है, धन्यवाद।